हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपके आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन के लिए बिगनर टू बैंकर कोर्स आपका एग्ज़ाम, अब देखिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। 18 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स है और दिसंबर में आपका मेंस है। तो बिगनर टू बैंकर कोर्स में आपके फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इंटरव्यू सारे लेवल्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। लिमिटेड सीट्स रह गई हैं, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। इसको ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए पहली न्यूज़ है, IEPFA प्रपोजेस सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन फॉर लो वैल्यू क्लेम्स टू एनहांस ईज ऑफ लिविंग। तो IEPFA के कमेटी अभी एक बनी थी, उन्होंने बनाई थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, IEPFA, सेबी, ICI, मेन देखिए जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है आपकी फाइनेंस वर्ल्ड से रिलेटेड, वो उस सब के मेंबर्स इस कमेटी में थे। और इस कमेटी को इसीलिए बनाया गया था, जिससे देखिए क्या होता है कि IEPFA क्या है आपका इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो इसके बारे में हमने क्लासेस में भी बात की हुई है कि ये क्या होता है। अब देखिए इनको ये चाहते हैं कि अगर कोई भी इन्वेस्टर है गोइंग फॉरवर्ड, उनको कोई भी अपना क्लेम लेना है या कुछ भी है, तो उनके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है ना उसको ईजी कर दिया जाए, क्योंकि अभी बहुत डॉक्यूमेंटेशन रहती है, लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इसलिए ये कमेटी बनाई गई और ये कमेटी ने अभी अपनी देखिए रिकमेंडेशंस दी हैं, अभी ये लागू नहीं हुई हैं। रिकमेंडेशन इन्होंने क्या कहा है कि न्यू नॉर्म्स क्या होनी चाहिए जो अप्लाई करेंगी आपके, अगर आप फिजिकल सिक्योरिटीज़ के लिए क्लेम देते हैं अप टू ₹5 लाख, डीमैट सिक्योरिटीज़ हैं यानी डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में है तो अप टू 15 लाख एंड डिविडेंड क्लेम्स अप टू 10,000। तो अगर कोई भी इतने अमाउंट तक के क्लेम्स देंगे उन पर ये अप्लाई होगा। IEPFA आपका 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इस्टेब्लिश किया था। बेसिकली जो भी इन्वेस्टर के रिलेटेड इश्यूज होते हैं ना, उनके डिविडेंड, उनकी सिक्योरिटीज़, उनको इवन की फाइनेंशियल लिटरेसी देना, हर चीज़ में, हर सेक्टर में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और ये जो है अगर जब रिकमेंडेशंस उनकी आ जाएंगी तब अब उसके बाद IEPFA चुनेगा कि वो क्या क्या रिकमेंडेशन लेना चाहता है और उन्हें एक्चुअली में प्रैक्टिकली लाना चाहता है। तो अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है, जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो उसके लिए बस सेगमेंट दिया है कि किस किस पर ये अप्लाई होंगी। नेक्स्ट है ICGEB न्यू दिल्ली कमेमोरेटेड फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ बायो E3 पॉलिसी। तो बायो E3 @1 उन्होंने इस जो कर रहे हैं एनिवर्सरी उसका नाम रखा है। और जो थीम रहेगी इस कमेमोरेशन की वो है इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री इंटरैक्शन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एंड क्लीन एनर्जी। तो यहाँ पर हम बायो E3 पॉलिसी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि उसे 1 साल पूरा हो गया है। तो इस पॉलिसी का फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, तभी वो E3 लिखा है। इसे अगस्त 2024 में अप्रूव किया था यूनियन कैबिनेट ने। इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, देखिए बेसिकली वही आप E3 से लगाइए। सबसे पहले हमें इकोनॉमी, बायो इकोनॉमी को आगे स्ट्रेंथन करना है, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो टेक्नोलॉजी, हर चीज़ को बढ़ावा देना है। और देखिए जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, एक तो जब भी हम बायो फैक्टर्स, बायो कुछ भी यूज़ करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट को भी कहीं ना कहीं हम लोग बचाते हैं। और क्योंकि जब हम फैक्ट्रीज लगाएंगे, इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो इस स्कीम के अंदर उसी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर्स को उस तरफ खींचना, इस सेगमेंट की तरफ, ये सब इस थीम के बेसिकली इस पॉलिसी के आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड इवन की जो इंडिया का गोल है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस बाय 2070, उसको भी सपोर्ट करने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया है। जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस बायो E3 पॉलिसी की विद ICGEB है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यही स्कीम के पूरे करता धरता हैं, यही देख रहे हैं कि स्कीम को लागू करना है। नेक्स्ट है इंडिया रीअफर्म्स कमिटमेंट टू WTO सेंटर्ड फेयर ट्रेड सिस्टम एट SCO ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग। एंड SCO आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हम पिछली क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इंडिया ने जो अभी ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है 6 सितंबर को, उसमें बात की है कि ओपन, फेयर, इंक्लूसिव एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी
मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम सारी कंट्रीज़ के बीच में होना चाहिए। अभी देखिए जैसे अमेरिका इतने टैरिफ्स लगा रहा है, तो उसी के वेक में कहीं ना कहीं ये बात हुई है। इवन कि उन्होंने ये भी बात की है इंडिया ने कि WTO का एजेंडा है, WTO आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एजेंडा में भी SCO की मीटिंग पे बात की गई है, क्योंकि काफ़ी देखिए इश्यूज़ हैं WTO के भी, वो हम आगे अभी स्लाइड्स में देखेंगे। एंड इसके साथ साथ इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी, तो वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल क्या होता है कि हम लोग रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करें कि वो आज प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रहें। इक्विटी मतलब इक्वालिटी, सारी हर तरह से इक्वालिटी रहे लोगों के बीच में। एंड कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्टेड कैपेबिलिटीज़, तो इस बारे में भी उन्होंने बात की। तो यहाँ पर हम WTO के बारे में स्टडी कर लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर मैराकेश एग्रीमेंट। इससे देखिए पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड होता था, GATT, उसका एक तरह से सक्सेसर है WTO बनाया गया था। इसके अभी 166 मेंबर्स हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है सिंस 1995। इनके कोर प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं? ट्रेड होना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये नहीं आप किसी कंट्री को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। फ्रीयर ट्रेड थ्रू नेगोशिएशन एंड प्रमोटिंग फेयर कॉम्पिटिशन। WTO देखिए रूल्स देता है गुड्स के ट्रेड में, जिसको हम GATT बोलते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। एक GATS गैट्स देता है जो आपका सर्विसेज के लिए है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए ट्रिप्स देता है। एंड ट्रिप्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इस सब के बारे में WTO ने रूल्स दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। WTO के फंक्शंस क्या हैं? जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, चाहे बायलेटरल हैं चाहे मल्टीलेटरल हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को देखना, एक फॉरम प्रोवाइड करना ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए। एक तरह से देखो इंडिया में क्या होता है, कोई दिक्कत होती है हम लोग कोर्ट जाते हैं ना, तो इंटरनेशनली भी हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है जो एक्चुअली में हर चीज़ को, हर स्टैंडर्ड को, हर रूल को इम्प्लीमेंट कर सके। तो WTO एक तरह से वही है, जो भी मेंबर बनते हैं इसके, उन पर इसका सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई हो जाते हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट भी अगर मैकेनिज्म भी ये देते हैं, अगर कंट्रीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है। मेंबर्स की जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उसको भी ये रिव्यू करते हैं फॉर ट्रांसपेरेंसी। एंड दे सपोर्ट डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। उनको देखिए थोड़ा सा हमने पीछे देखा था कि ये चाहते हैं कि ट्रेड हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, पर थोड़ा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है बाय WTO डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को। ऑब्वियसली देखो, क्योंकि अगर हम उनको नहीं देंगे तो वो डेवलप कैसे होंगी। देन WTO के की इश्यूज़ क्या हैं? अभी हमने पीछे भी देखा था कि इंडिया ने SCO में इसके बारे में बात किया है। सबसे पहले पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इवन कि इंडिया का भी है। तो सरकार कुछ स्टॉक है जो खाने पीने की चीज़ों का, जैसे हमारी FCI है, वो होल्ड करती हैं। तो इस पर डेवलप्ड कंट्रीज़ को बेसिकली इशू है, क्योंकि क्या होता है जब सरकार होल्ड करती है वो उस पर सब्सिडी दे देती है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, और कल को वो जब इसे एक्सपोर्ट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में तो वो सस्ता रहता है, और जो बाकी कंट्रीज़ होती हैं वो अपने कंट्री के होम ग्रोन प्रोडक्ट्स लेने की बजाय इन चीज़ों को लेना चाहती है। तो इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ को इशू रहता है। एंड तभी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम जो इंडिया में है, दे ऑफन बिकम ट्रेड इशूज़ एज दे मे क्लैश विद सब्सिडी डिसिप्लिन्स। देन स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजंस हैं। तो मैंने अभी जैसे आपको कहा कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट भी दी जाती है बाय WTO, विच अलाउज डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशल राइट्स। डेवलप्ड कंट्रीज ऑफन पुश टू फेस देम आउट, क्योंकि देखिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को थोड़े एक्स्ट्रा राइट्स मिल जाता है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल जाती है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ कहती हैं ये सही नहीं है। देन WTO की जो एपिलेट बॉडी थी ना, जैसे कोई भी सेटलमेंट हुई उसकी आप एपिलेट बॉडी को और आगे जा सकते थे अगर आप उनकी सेटलमेंट से नहीं आपको ठीक लगी है, तो वो 2019 में ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन इसकी वजह से दिक्कत आई है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इम्पैक्ट हुआ है ड्यू टू अपॉइंटमेंट ब्लॉक्स बाय USA, और डेटा प्रिवेसी, डिजिटल टैक्सेशन, और भी देखिए जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उसको लेके भी चैलेंजेस WTO के सामने हैं। इंडिया का रोल क्या है? तो इंडिया एडवोकेट करता है फॉर डेवलपमेंट फोकस्ड एंड इक्विटेबल WTO फ्रेमवर्क, क्योंकि इंडिया कहता है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं ना वो ज़्यादा प्रेशर डालते हैं WTO में। और परमानेंट जो आपका पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम का सॉल्यूशन एंड इफेक्टिव S&D
टी, इसके बारे में भी इंडिया कहता है। एंड सपोर्ट्स रिस्टोरेशन ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म कि एपिलेट बॉडी को दोबारा बनाओ। एंड बैलेंस ट्रेड लिबरलाइजेशन विद प्रोटेक्टिंग स्ट्रैटेजिक एंड वल्नरेबल सेक्टर्स। सो नेक्स्ट है इंडियन मेंस हॉकी टीम विन इन एशिया कप 2025। तो उन्होंने एशिया कप जो कि आपके राजगीर बिहार में हुआ था 2025 उसे जीत लिया है। और उन्होंने डिफीट किया है साउथ कोरिया को जो कि डिफेंडिंग चैम्पियंस थे और बहुत बार से वही जीत रहे थे। ये जीतने के बाद इंडिया की जो टीम है उन्होंने डायरेक्टली FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। देन नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025 और इसका थीम है इस साल प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। और देखिए ये हर साल बनाया जाता है, हर साल इसे 8 सितंबर को मनाया जाता है। और इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो 74% था 2011 में, जो 23-24 में बढ़कर 80.9% हो चुका है। और देखिए पहले लिटरेसी क्या होती थी कि हम कहते थे कि पीपल हु कुड रीड राइट एंड अंडरस्टैंड, लेकिन अब क्या है उसमें बहुत ज़्यादा और भी उन्होंने टॉपिक्स और अवेयरनेस जोड़ दी है। अभी तक देखिए 5 फुल फंक्शनल लिटरेसी हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं। तो फंक्शनल लिटरेसी वही है कि डिजिटल लिटरेसी और भी बहुत सारी लिटरेसी हैं जो आपको फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है। तो हिमाचल प्रदेश 5th स्टेट बना है, इससे पहले त्रिपुरा, मिज़ोरम, गोवा और लद्दाख इस स्टेटस को अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे 2025। तो इसे हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिन को इसलिए मनाया जाता है जिससे अवेयरनेस ला सकें आपके ड्यूशेन एंड बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये देखिए ये एक फेटल जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ये बहुत रेयरली होता है लोगों को। एंड बेसिकली ये न्यूबॉर्न बेबीज़ में पहले से ही एग्जिस्ट करता है। एंड ये एक जीन है जो ऑलरेडी लोगों के अंदर होता है और 7 सितंबर इसलिए रखा गया क्योंकि 79 एक्सिन्स करके एक जीन होता है ड्यूशेन जीन, जिसकी वजह से ये होता है। एंड 7 सितंबर तभी वो 79 बैठता है क्योंकि सितंबर इज़ 9th मंथ, इसलिए इसे 7 सितंबर को किया गया है। 2025 के लिए इस दिन का थीम है फैमिली द हार्ट ऑफ केयर। नेक्स्ट है श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू लीड इंडियन डेलीगेशन एट द 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस इन दुबई UAE। तो ये होगा अभी। और इसमें बेसिकली देखिए इस कांग्रेस में इंडिया इनिशिएटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आ रही है जो कि आपका UPI जो कि हमारे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है एंड UPO जो कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, एक इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इस इंटीग्रेशन से क्या होगा, बेसिकली देखिए इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा, इंडियन डायस्पोरा का मतलब है जो इंडियंस इंडिया से बाहर रहते हैं हर कंट्रीज़ में, वो हाईएस्ट है किसी भी कंट्री के लिए। तो बाहर के लोगों को ऑब्वियसली देखिए पैसे यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ को भेजने होते हैं, तो इस इंटीग्रेशन से उनको एक सिक्योर, अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस चैनल दिया जाएगा। इसके साथ साथ इंडिया ने कमिट किया है कि वो 10 मिलियन USD ड्यूरिंग दिस UPO साइकिल उन्हें प्रोवाइड करेंगे फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन डिजिटल पेमेंट्स एंड पोस्टल फाइनेंस एंड ई-कॉमर्स सेक्टर्स। इवन कि इंडिया ने इस कांग्रेस के टाइम 192 मेंबर कंट्रीज़ हैं आपके UPO के, उनके साथ भी बात की है, पार्टनरशिप्स में वो आए हैं। सो इंडिया ने इवन की ऑफ़र भी किया है कैंडिडेचर फॉर काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल ऑफ UPU कि हम इसे लीड करना चाहेंगे। चलिए अब हम UPC आपका यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के बारे में देख लेते हैं। तो ये यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस आपकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये हर 4 साल में एक बार होती है और 192 मेंबर कंट्रीज जो UPU की हैं वो सब इसमें पार्ट लेती हैं। इस कांग्रेस में बेसिकली पॉलिसीज़, रेगुलेशन, स्ट्रेटजीज़ सब कुछ UPU से रिलेटेड इसमें सेट किया जाता है। UPO का जो लीगल फ्रेमवर्क है, कॉन्स्टिट्यूशन, जर्नल रेगुलेशंस, वही हमने जो पीछे बात की थी, सारे एग्रीमेंट सब कुछ इसमें बनाए जाते हैं जो आपकी कांग्रेस कंडक्ट होती है। एंड देखिए जो कांग्रेस है ये अपने पिछले इनिशिएटिव्स को भी इवन की रिव्यू करती है और नए भी इनिशिएटिव्स को लाते हैं, जैसे कि दुबई स्ट्रैटेजी ये लोग अभी लेकर आए हैं 26 से 29 के लिए,
क्योंकि ये दुबई में कन्वीन हुआ है इसलिए इसका नाम दुबई स्ट्रैटेजी हो गया, जिसमें ये सर्विस क्वालिटी, इंक्लूसिविटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी पे बात करेंगे। यूपीसी जो है आपका, उसमें बेसिकली की बॉडीज़ होती है 3 तरह की, जो अभी हमने पीछे बात भी की, जिसमें इंडिया अपनी कैंडिडेचर के लिए उन्होंने कहा है। सो काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी यूपीयू की एक्टिविटीज़ जो है इसको हैंडल करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को, लीगल को, हर चीज़ को। देन पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल, ये टेक्निकल और ऑपरेशनल ब्रांच है, इसमें 48 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 192 में से। ये टेक्निकल, ऑपरेशनल एंड स्ट्रैटेजिक पोस्टल इश्यूज़ के लिए काम करते हैं। देन एक इंटरनेशनल ब्यूरो होता है जो कि सेक्रेटरीट है, प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिकल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू यूपीओज गवर्निंग बॉडीज़। यूपीयू जो आपका है वो 1874 में एस्टैब्लिश हुआ था बाय ट्रीटी ऑफ बर्न, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूनाइटेड नेशंस की ही एजेंसी है। सो यूपीयू यूनाइटेड नेशंस के अंडर भी ना देखो बहुत सारे आगे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, तो यूपीयू इज़ वन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन ओनली। और बर्न स्विट्ज़रलैंड में ये हेडक्वार्टर्ड है एंड बेसिकली पोस्टल सर्विसेज को लेकर ये काम करते हैं। सो बैंकर्स यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर आया है कि आरबीआई के फ्री मॉक्स बिल्कुल अवेलेबल हैं आपको। सो आप क्यों बाय कर रहे हैं जब आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये इनिशिएटिव है बाय बिगनर टू बैंकर कोर्स टीम। तो ये फ्री मॉक्स आप जाकर दे सकते हैं, इसमें फुल मॉक भी हैं, सेक्शनल मॉक्स भी रहेंगे, तो आप ये मॉक्स जाकर दे सकते हैं। इसे देने के लिए लिंक हमने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट में भी इवन की पिन कर दिया है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल साइन बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट इन न्यू दिल्ली। तो ये जो एग्रीमेंट है इसमें बेसिकली वो इन्वेस्टर्स जो भी होंगे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको सर्टेन रखने के लिए कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, इसलिए साइन किया गया है। इसमें इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट एस्टैब्लिश किया जाएगा, ये जो वो लोग साइन करेंगे बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। इवन कि इंडिपेंडेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी इसमें एस्टैब्लिश किया जाएगा एंड ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आपको कंपनसेशन दिया जाएगा लॉसेस के अगेंस्ट, इवन की सेफगार्ड्स भी दिए जाएंगे अगेंस्ट एक्सप्रोप्रिएशन। सो एक्सप्रोप्रिएशन का मतलब होता है आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट है लैंड में या किसी भी चीज़ में, और वो इन्वेस्टमेंट आपको विदाउट फेयर कंपनसेशन आपसे गवर्नमेंट ले लेती है या कोई भी ले लेता है गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए, तो उसे हम एक्सप्रोप्रिएशन बोलते हैं। जो एग्रीमेंट है इसमें बेसिकली इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, क्योंकि देखिए हम कोई भी होता है, हम अगर मानिए इजराइल जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें ये लगता है कि दूसरे कंट्री के लॉज अलग होंगे, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ़ रहेगी या नहीं, तो उसी के लिए ये आपके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। इसके साथ साथ फिनटेक इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेशन, डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी, इस सब में भी बात की गई है अंडर दिस BIA। तो इससे अब क्या होगा कि देखिए जब भी हम किसी भी कंट्री के साथ BIA साइन करते हैं तो उससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली देखिए पैसा हमारी तरफ FDI FPI फ्लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड इवन की इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में ये भी बेनिफिट हमें रहता है कि कोई भी, जैसे हमने एक्सप्रोप्रिएशन की बात की है, तो उससे भी उन्हें सेफ्टी मिल जाती है। एंड देखिए इज़राइल जो है ना वो पहली OECD मेंबर कंट्री बनी है। OECD आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, तो उनकी पहली मेंबर कंट्री बनी है जिन्होंने हमारा एक नया फ्रेमवर्क आया है। पहले हम लोग मोस्टली BITs साइन करते थे, तो हमने काफ़ी BITs हैं जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ होती थी, उन्हें टर्मिनेट कर दिया है और हम BIAs साइन कर रहे हैं कंट्रीज़ के साथ, जो कि आपके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है। BIs जो होते हैं ना BITs से थोड़े ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, उसमें आपके सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ही नहीं, जैसे हमने पीछे देखा डिजिटल स्पेस, डिजिटल आर्किटेक्चर, तो और भी सेक्शंस और भी सेगमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। जो इज़राइल के साथ है, देखिए हमारा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ऑफ नियरली $800 मिलियन है, तो ऑब्वियसली इसको और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। और भी जो सेक्टर्स हैं और जो हमने बात की है फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें भी इनोवेशन लाई जाएगी। तो देखिए ये जो आपका नया मॉडल है, चाहे BIT की बात करूं या BIA की बात करूं, सो इंडिया बेसिकली अब इंस्टीट्यूशनल
इन्वेस्टर्स जो हैं आपके, या फिर मैं आपके FIIs या FDIs की भी बात करूं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत, अब देखिए हम लोग तैयार हो चुके हैं कि हमें उन्हें भी प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, तभी वो हमें आके इन्वेस्टमेंट देंगे। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, रेगुलेटरी भी देखिए, उनके जो रूल्स है रेगुलेशंस हैं उसको हम कम कर रहे हैं। जैसे हमें हर बार बात नहीं करते, ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है अंडर जो हमें नए BIA BIT मॉडल लेकर आए हैं। नेक्स्ट है, इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 2% अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मेकिंग इट द लोएस्ट अमंग G20 नेशंस। तो ये डॉक्टर मनसुख मंदाविया जी ने कहा है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2% है। तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। ये एक बाई एनुअल रिपोर्ट है। इसमें बेसिकली लेबर मार्केट, स्किल्स, जॉब्स, हर चीज़ को असेस किया जाता है। इसमें 1000 से ज़्यादा ग्लोबल एम्प्लॉयर्स, 55 इकनॉमीज, 22 इंडस्ट्रीज़, 14+ मिलियन वर्कर्स, इन सबको सर्वे किया जाता है। और जो ये रिपोर्ट आई है ये 25 से लेके 2030 तक के लिए है। उसकी ग्लोबल फाइंडिंग्स क्या रही हैं फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट की, कि मेन ड्राइवर्स क्या रहे हैं आपके इस टाइम जॉब से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, जिसमें AI और रोबोटिक्स हैं। ये तो हम जानते हैं कि ये जो सेगमेंट्स हैं ये आपके बिल्कुल ग्रोइंग और आज के सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं। देन ग्रीन ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक्स एंड जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स। स्किल्स में भी देखिए शिफ्ट हुई है, टेक लिटरेसी के लिए डिमांड बढ़ती जा रही है, AI, बिग डेटा, एडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस, इन सब के लिए डिमांड बढ़ रही है। जॉब्स देखिए, कुछ तरह की जॉब्स हैं जो इन्होंने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि वो डिक्लाइन हो जाएंगी, जैसे कि जो क्लरिकल रूटीन वर्क जॉब्स होती थी, और AI स्पेशलिस्ट, डेटा एनालिस्ट की जॉब्स बढ़ जाएंगी गोइंग फॉरवर्ड। अब हम इंडिया स्पेसिफिक हाइलाइट्स देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2% है, जो कि G20 नेशंस में आपका लोएस्ट है। एंड 63% वर्कर्स को लेकिन हमारे यहाँ रीस्किल करना ज़रूरी है। उनको ऑब्वियसली जो हमारे राइजिंग सेक्टर्स हैं उसमें स्किल करना ज़रूरी है बाय 2030। एंड 12% वर्कफोर्स जो है हमारी, दे आर वेरी अनलाइकली टू अपस्किल, वो अपने आप को नहीं, अपने स्किल्स को बढ़ाएंगे, एंड रिस्क रहेगा उनके जॉब के खोने का। देन सेक्टर्स जिसमें बहुत ज़्यादा फास्ट अडॉप्शन हो रही है इंडिया में, AI, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। हमें पता ही है कि गोइंग फॉरवर्ड यही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। टॉप इमर्जिंग रोल्स जो इंडिया में आ रहे हैं आजकल, वो है बिग डेटा एंड AI स्पेशलिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, रोबोटिक इंजीनियर्स, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन जॉब्स, एंड एडेप्टेबिलिटी रेसिलियंस लिंक्ड रोल्स। स्किल गैप्स क्या क्या देखे गए हैं इंडिया में? सो लार्ज गैप है बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ टेक्निकल स्किल्स। इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस है अभी भी, जॉब क्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी इश्यूज अभी भी इंडिया में रहते हैं। ऑब्वियसली देखिए बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग होते हैं वो लोग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, पेंशन में, इन सब में आपके एनरोल नहीं होते हैं, PF वगैरह में। सो एजुकेटेड यूथ जो है वो अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो इंडिया का है, यंग पॉपुलेशन देखिए हमारे पास इस टाइम वर्ल्ड में हाईएस्ट यंग पॉपुलेशन है, एंड ह्यूज अपॉर्चुनिटी है अगर हम लोग उन्हें रिक्वायर्ड जो AI स्किल्स हैं वो दे सके। सो इंडिया के लिए क्या क्या इम्प्लीकेशंस इस रिपोर्ट में बताई गई हैं कि रॉबस्ट स्किलिंग इकोसिस्टम हमें बनाने की ज़रूरत है, और जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, और भी जो हमारे स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया है, उन सबको हमें इससे अलाइन करना चाहिए। वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करना ज़रूरी है, इनफॉर्मल सेक्टर से निकालना ज़रूरी है। इसके लिए भी आपने अभी पीछे देखा था, हम लोगों ने स्कीम्स की बात की थी कि PF में, EPFO में एनरोलमेंट के लिए सरकार स्कीम लेकर आ रही है। किस लिए लाते हैं? इसीलिए लाते हैं जिससे फॉर्मलाइजेशन हो सके। जेंडर एंड रीजनल इक्विटी भी लाने की अभी भी इंडिया में बहुत ज़रूरी है। रीजनल डिफरेंसेस बहुत है, जेंडर पैरिटीज़ बहुत, डिस्पैरिटीज़ बहुत है। देन इंडस्ट्री गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम लोग गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स करेगा जितने भी आपके टेक बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनसे, तो वो स्किल्स प्रोवाइड कर सकती हैं रिक्वायर्ड। अब हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये नॉन गवर्नमेंटल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसे 1971 में बनाया गया था बाय प्रोफेसर क्लाउस श्वाब, जो कि एक जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं। हेडक्वार्टर इसका कोलोग्नी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। टैगलाइन है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड।
और लीगली ये एक इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरह रिकॉग्नाइज्ड है अंडर स्विस लॉ। फीचर्स क्या है इनके, ये जितने भी बिजनेस लीडर्स, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, एकेडमिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबको साथ में लेकर आते हैं, एक पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन के लिए भी प्लेटफॉर्म देते हैं और ग्लोबल इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल, टेक्निकल सारी इश्यूज़ पर ये काम करते हैं। इनका फ्लैगशिप इवेंट होता है हर साल, डैवोस समिट होती है, स्विट्ज़रलैंड में होती है, यूजुअली जनवरी में कंडक्ट होती है। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इसमें जाके पार्ट लेते हैं। देन रीजनल मीटिंग्स भी ये करवाते हैं, अफ्रीका, ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, हर रीजन के लिए अलग अलग। देन इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, आप रिपोर्ट्स भी बल्कि आपको अब देखिए जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है, आप पढ़िए जो भी इनकी मेजर रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में भी ज़रूर पढ़िए, एटलीस्ट इंडिया रिलेटेड हाईलाइट्स तो पढ़ लीजिए। और टॉप 3 कौन सी कंट्रीज़ हैं, मोस्टली यही आपके लिए सफिशिएंट रहता है। सो ये लोग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स और ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, ये सब WEF आपके पब्लिश करता है। इनकी स्ट्रक्चर और मेंबरशिप देख लेते हैं। तो 1000 लीडिंग कंपनीज़ जो हैं जिनका टर्नओवर $5 बिलियन से ज़्यादा होता है वो इसकी मेंबर बन सकती है। देन आपकी कंट्रीज़ भी बनती हैं। फंडिंग जो इन्हें है थ्रू मेंबरशिप फीस ऑफ कॉरपोरेट्स एंड पार्टनरशिप्स आती है। ये UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO सबके साथ कोलैबोरेट करती हैं। ग्लोबल गवर्नेंस में इनका क्या रोल है, ये एक स्पेस प्रोवाइड करती हैं जिसमें गवर्नमेंट और कॉरपोरेट्स मिलकर आपस में नेगोशिएट कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सब पर ये काम कर रहे हैं। इवन की फ्यूचर लीडरशिप को भी तैयार करने के लिए ग्लोबल शेपर्स एंड यंग लीडर्स प्रोग्राम आपकी WEF चलाती है और ये डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के बीच में बेसिकली गैप को ख़त्म करना चाहते हैं। क्रिटिसिज्म क्या किया जाता है WEF का कि जो भी आपके रिच कॉरपोरेट्स है, रिच कंट्रीज़ हैं ना, वो एलिटिस्ट क्लब बनाकर बैठे हैं और वही इसको चलाते हैं और उन्हीं के हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है। ये तो देखो जितने भी मल्टीलेटरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये क्रिटिसिज्म तो आपको सब में ही मिलेगा। कोई एनफोर्समेंट नहीं है, कोई लीगली बाइंडिंग इनका एग्रीमेंट या ट्रीटी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के इशू रहते हैं कि मीटिंग्स जो होती हैं एलिटिस्ट क्लब आपके क्लोज डोर मीटिंग्स करती हैं, फुली कोई भी अकाउंटेबल नहीं है और इसमें पार्टिसिपेट करने की कॉस्ट, मेंबरशिप फीस बहुत हाई है। चलिए नेक्स्ट है ECGC, जो कि आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है। उनकी 67th एनुअल जर्नल मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक्सपोर्ट सपोर्ट दिया है ऑफ 8.55 लाख करोड़ रुपीज़ और ग्रॉस प्रीमियम भी हाईएस्ट रहे हैं उनके इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली है और ये ऑल टाइम उनकी हाईएस्ट अचीवमेंट है टिल डेट। तो इन्होंने इवन की क्लेम्स भी दिए हैं ऑफ 453.46 करोड़ रुपीज़, जो कि भी आपके लास्ट ईयर से यानी कि 23-24 से हाईएस्ट है। इनका प्रॉफिट भी जो है वो बढ़ गया है, 2076.67 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट अचीव किया है। तो इतना आपको फिगर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आपको ECGC के बारे में पता होना ज़रूरी है। और इन्होंने न्यू मेजर्स अभी क्या निकाले हैं, तो इन्होंने न्यू मेजर्स करे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ड्यूरिंग देयर AGM ओनली। तो इसमें उन्होंने कहा है कि वो 90% एनहांस्ड कवर देंगे फॉर बैंक्स ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट लोन्स टू स्मॉल एक्सपोर्टर्स एट लोअर कॉस्ट। तो बेसिकली क्या है, जो ये कॉरपोरेशन है ना, ये जो भी बैंक्स, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक्सपोर्टर्स को, देखिए जब एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको पैसे चाहिए होते हैं, हमने पैकिंग क्रेडिट, इन सब के बारे में अगर आपको क्लासेस याद होंगी तो हमने इन सब के बारे में बात की थी। तो उसके लिए पैसा उनको बैंक्स देते हैं, लेकिन बैंक्स को भी तो गारंटी चाहिए ना, जैसे हम लोग इंडिया के लिए CGT MSC की बात करते हैं, तो वैसे ही एक्सपोर्ट के लिए गारंटी देने के लिए ECGC आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। देन इन्होंने फुल डिजिटलाइजेशन थ्रू अपग्रेडेड ERP एंड क्लाइंट पोर्टल सिस्टम, इस पर भी बात की। सेंट्रल फैसिलिटेशन सेंटर एस्टैब्लिश्ड फॉर एक्सपोर्टर्स एंड बैंक्स, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ स्मॉल वैल्यू क्लेम्स and enhanced collateral free export credit insurance for micro and small exporters, extended market review targeting Latin America, Africa, South Asia and East Asia, cover for losses due to non delivery and enhanced cover for banks up to credit
एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट ऑफ 50 करोड़ विद नो एडिशनल प्रीमियम। तो ये सब इन्होंने न्यू मेजर्स लिए हैं 24-25 में। ECGC के बारे में देख लेते हैं। तो ये 1957 में इस्टेब्लिश हुई थी अंडर कंपनीज एक्ट। ये गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बेसिकली ये इंडियन एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, और ये जो भी क्रेडिट लेते हैं एक्सपोर्टर्स उस पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, so as to protect exporters against commercial and political risk of non-payment by overseas buyers। तो देखो, जब आपको कोई आपसे सामान ले रहा है, वो ओवरसी बैठा है, उससे पैसा निकलवाना, हम एक शहर में बैठे लोगों से पैसा निकलवाना मुश्किल होता है, तो देखो इन लोगों के लिए तो वो कितना मुश्किल होता है। एंड दे प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू बैंक्स फॉर रिस्क इन एक्सपोर्ट क्रेडिट लेंडिंग। इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? ये दे हैव एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर एक्सपोर्टर्स, होल टर्नओवर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस टू बैंक्स एंड स्पेशल स्कीम्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एक्सपोर्टर्स। और देखिए, ये ऑब्वियसली बैंक्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर मैं देखूं कि क्रेडिट क्रिएट करने के लिए फॉर एक्सपोर्ट सेक्टर इन इंडिया। एंड रिसेंटली इन्होंने 4400 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन किया गया है इनमें बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट अंडर राइटिंग कैपेसिटी अप टू ₹88,000 करोड़ बाय 2026, अनेबलिंग फर्दर एक्सपोर्ट सपोर्ट। और डिजिटाइजेशन, सिंप्लीफाइड क्लेम्स, हमने पीछे भी बात की कि इसको भी इन्होंने, इस पर भी ये काम कर रहे हैं। एंड ECGC जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, अगर मैं SDG 8 की बात करूं, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड SDG 9 जो कि इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इन सब को भी सर्व करता है डायरेक्टली ECGC। नेक्स्ट है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड एंड एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा जो है, उन्होंने MOU साइन किया टू बूस्ट कोऑपरेटिव लेड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। तो इसके अंदर बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एक्सपोर्ट्स, क्योंकि देखो जब एक्सपोर्ट करने होते हैं ना, बहुत सारे कंप्लाइंसेस रहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या क्या कंप्लाइंसेस करने हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए, उनको इवन की कोल्ड चेन, वेयर हाउस, ये सब फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी अंडर दिस MOU। देन नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड TCIL एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C. तो इन दोनों ने MOU साइन किए हैं विद पंजाब नेशनल बैंक, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक अपने IT सॉल्यूशंस को और स्ट्रेंथन करना चाहता है और IT इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म और डेवलप करना चाहता है। देन नेक्स्ट है रक्षा मंत्री वर्चुअली फ्लैग्स ऑफ समुद्र परिदीक्षिणा फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल विमेन सर्वकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन फ्रॉम मुंबई। तो इसमें 10 विमेन ऑफिसर्स ने पार्ट लिया है फ्रॉम ऑल द 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और इसमें जो वेसल है वो इंडिजीनियसली बिल्ड है, इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल त्रिवेणी, और ये 9 मंथ ड्यूरेशन का आपका रहेगा समुद्र प्रदक्षिणा। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी कन्फर अवार्ड्स टू सिटीज़ अंडर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स एंड वेटलैंड सिटीज़ रिकॉग्निशन सेरेमनी 2025। तो ये अवार्ड्स आपके दिए गए हैं। इसमें बेसिकली 130 सिटीज़ पर उन्होंने कंडक्ट की थी पूरी के कौन बेस्ट परफॉर्मिंग है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो कैटेगरी देखिए, 3 कैटेगरीज थी इसके अंदर। फर्स्ट कैटेगरी आपकी पॉपुलेशन ओवर 10 लाख वाली सिटीज़ हैं, इसमें इंदौर नंबर 1 है, जबलपुर सेकंड है, आगरा एंड सूरत थर्ड आए हैं। देन कैटेगरी 2 जिसमें 3 से 10 लाख तक की पॉपुलेशन है, इसमें अमरावती फर्स्ट है, झांसी सेकंड है, झांसी और मुरादाबाद, और अलवर थर्ड है। कैटेगरी 3 जिसमें 3 लाख से कम की पॉपुलेशन है, उसमें फर्स्ट देवस है, सेकंड परवाणु और थर्ड अंगुल है। तो बेसिकली देखिए इसमें रिजल्ट्स आए हैं और ये दिखाया गया है और भी बताया गया है कि 64 सिटीज़ हैं, उनमें ओवर 20% रिडक्शन देखा गया इन PM10 एंड 25 सिटीज़ हैं जिसमें 40% रिडक्शन देखा गया है इन PM10 सिंस 2017-18। और बहुत सारे पैरामीटर्स है जिस पे असेस करके ये अवार्ड्स किए गए हैं, जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रोड डस्ट मिटिगेशन, एमिशन कंट्रोल, काफ़ी सारे इन्होंने लिए थे।
जो वेटलैंड सिटीज़ रिकॉग्निशन 2025, इन अवार्ड्स में इंदौर और उदयपुर को अवार्ड किया गया है एज वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन बाय रामसर कन्वेंशन फॉर एग्जेम्पलरी अर्बन वेटलैंड मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। ऑब्वियसली देखिए सबसे ज़्यादा पाए भी यही जाते हैं, इवन कि उदयपुर को तो सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपने वेटलैंड्स को मेंटेन किया है। नेक्स्ट है नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद यूएनडीपी ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल वर्कशॉप ऑन द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स स्ट्रेंथनिंग आउटरीच एंड नेशनल कैपेसिटी इन न्यू दिल्ली, और ये 9 सितंबर को कंडक्ट हुई है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, देखो पॉवर्टी तो हम देखते हैं हमेशा से क्या कहते हैं कि जिसकी इनकम एक अमाउंट से कम है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, वो बहुत सारे डायमेंशंस पे जज करके कहते हैं कि एक्चुअली में कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है या नहीं है। और ये डायमेंशंस आपकी क्या रहती है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसमें टोटल 10 इंडिकेटर्स दिए गए हैं बाय यूएनडीपी, लेकिन इंडिया ने उसमें 2 और इंडिकेटर्स ऐड किए हैं और इंडिया टोटल 12 इंडिकेटर्स पर जज करता है। तो 2 इंडिकेटर्स जो इंडिया ने ऐड किए हैं वो है मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट, जिससे वो अपने और देखिए हमारे जो अपने हर कंट्री स्पेसिफिक प्रायोरिटीज़ होती है उससे अलाइन कर सके। नेशनल एमपीआई आपका कैसे कैलकुलेट होता है, तो वो हेड काउंट रेशो जो आपकी प्रपोर्शन आई है बेस्ड ऑन दी 12 इंडिकेटर्स, जो प्रपोर्शन आई है ऑफ पीपल मल्टी डायमेंशनली पुअर एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। तो ये इंटेंसिटी होती है एवरेज डेप्रीवेशन अमंग दी पुअर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपकी एमपीआई को कैलकुलेट किया जाता है। और जो लेटेस्ट हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ था ना, उसमें जो एमपीआई है वो नियरली हाफ हो गई है। तो ये 2015-16 के सर्वे में 24.85% आई थी, और जो लास्ट सर्वे हुआ था 2019-21 का, उसमें ये 14.96% आई थी। और एमपीआई जो है आपका बेसिकली पावर्टी रिडक्शन की तरफ काम करता है। और जो हमारा एसडीजी 1 है, एसडीजी आपके 17 है और उसमें से आपका एसडीजी 1 है नो पावर्टी, उसकी तरफ ये काम करती है। तो हमें जब एमपीआई के बारे में पता चलेगा और उससे पता चलेगा कि वो कितनी है और किस सेगमेंट में सेक्टर में ज़्यादा है, तो तभी हम उसकी तरफ काम कर पाएंगे। अब हम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में भी देख लेते हैं। ये भी यूएन की ही एक एजेंसी है, जैसे हमने पीछे यूपीओ देखी थी, एंड ये 1965 में इस्टेब्लिश हुई थी। 2 यूएन प्रोग्राम को मर्ज किया गया था, एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस एंड स्पेशल फंड को। ये हेडक्वार्टर्ड है न्यूयॉर्क यूएसए में। बेसिकली इनका मैंडेट है पॉवर्टी को इरेडिकेट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना। अभी 170 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ में ये यूएनडीपी काम करता है। सो इनके फोकस एरियाज हैं पॉवर्टी रिडक्शन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड पीस बिल्डिंग, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रेजिलियंस, क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी, जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट एंड डिजिटलाइजेशन एंड इनोवेशन इन डेवलपमेंट। तो इनकी गवर्निंग बॉडी रहती है, एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनता है 36 मेंबर्स का, जिसे इकोसॉक जो कि एक और यूएन एजेंसी ही है वो इलेक्ट करती है इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड को फॉर 3 ईयर टर्म। एडमिनिस्ट्रेटर इनके हेड होते हैं यूएनडीपी के, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है, जिसे यूएन सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद जनरल असेंबली ऑफ यूएन। और करंटली ये एच.एम. स्टाइनर हैं जो 2017 से इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। फंडिंग इन्हें वॉलंटरीली कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलती है फ्रॉम यूएन मेंबर स्टेट्स, मल्टीलेटरल डोनर्स एंड प्राइवेट सेक्टर। कोर सोर्सेज जो हैं इनके वो फ्लेक्सिबल फंडिंग से आते हैं, और नॉन कोर आर ईयरमार्क्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स। इनके रिपोर्ट्स और इंडिसेस क्या क्या रहते हैं इंपॉर्टेंट, तो जो इनके भी हैं इंपॉर्टेंट वो आप ज़रूर देख जाइएगा, आपको एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये 1990 से पब्लिश करते हैं, और उसी के अंदर इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की थी, जिसमें बेसिकली आपके 3 पैरामीटर्स ये लेते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम। देन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन्होंने बाद में लॉन्च किया था, and gender inequality index, human development dashboard and planetary pressures, adjusted HDI and special thematic reports related to climate, digital inequality ये लाते रहते हैं। सो इंडिया ने यूएनडीपी के मेंबर बने थे 1951 में,
और 1952 में इनका ऑफिस हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हो गया था और यूएनडीपी नीति आयोग के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं। इनके क्रिटिसिज्म क्या है कि डोनर फंडिंग पे बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस है, जिससे देखिए ऑब्वियसली जिनका हाईएस्ट डोनेशन रहेगा वो इसको ज़्यादा इनके डिसीजंस को प्रेशराइज करते हैं। प्रोजेक्ट ड्रिवन अप्रोच रहती है एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज बहुत ज़्यादा हैं, मैकेनिज़्म नहीं है टू मेजर इम्पैक्ट कि एक्चुअली इनके काम से क्या इम्पैक्ट आया है। अच्छा, यहाँ पे आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि 65 में इस्टेब्लिश हुई, इंडिया ने 51 में कैसे साइन कर लिया। तो उससे पहले जो उसकी प्रीडेसेसर ऑर्गेनाइजेशन थी ना, उनसे साइन किया था इंडिया ने, और बाद में वही क्योंकि यूएनडीपी बन गई। नेक्स्ट है इंडिया मॉरिशस जॉइंट अनाउंसमेंट। तो उन्होंने एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज लेकर आए हैं वो अभी ऑफ USD 680 मिलियन, जिसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 5600 करोड़ का पैकेज इन्होंने साइन किया है। सो इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स रहेंगे इस पैकेज में? ग्रांट बेस्ड प्रोजेक्ट हैं ऑफ USD 215 मिलियन, जिसमें एक न्यू सर वू सागुर रामगुलम नेशनल हॉस्पिटल विद 500 बेड्स कंस्ट्रक्ट किया जाएगा मॉरिशस में। आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कंस्ट्रक्ट करेगी इंडिया, इस्टेब्लिश करेगी वहाँ पे। वेटनरी स्कूल और एनिमल हॉस्पिटल एंड प्रोविजन ऑफ हेलीकॉप्टर्स फॉर बेटर कनेक्टिविटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज। देन एक ग्रांट कम लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोजेक्ट्स भी किए गए हैं जो कि बाकी USD 440 मिलियन को अंडर हैं। So development and completion of new air traffic control tower at SSR International Airport किया जाएगा by India. Construction of motorway M4 and ring road phase 2 and acquisition of port equipment to modernize the Port Louis infrastructure. तो ये सारा स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज इंडिया की तरफ से मॉरिशस को दिया गया है। एंड देखिए पोर्ट लुई जो है वो एक रीजनल मैरीटाइम हब बनाया जाएगा, तो इंडिया को बहुत बेनिफिट रहेगा कि अगर हम उसे वो डेवलप करते हैं। एंड इसके साथ साथ इंडिया एक बजटरी असिस्टेंस भी देगा मॉरिशस को ऑफ USD 25 मिलियन इस करंट फाइनेंशियल ईयर में। एंड UPI और रुपे कार्ड्स भी मॉरिशस में हम लोग ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, और इसके साथ साथ हम लोग बायलेटरल ट्रेड इन लोकल करेंसीज की तरफ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली USD को हमने पहले भी बढ़ा है कि डॉलराइजेशन मूव्स आपकी चल रही हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने $126.4 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म इन उत्तराखंड। तो इस इनिशिएटिव के अंदर वो टेहरी घरवाल जो रीजन है आपके उत्तराखंड में, वहाँ पे जितनी भी क्लाइमेट वल्नरेबल और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए लोग काम करेंगे, और इससे 87,000 रेजिडेंट्स और 2.7 मिलियन एनुअल विजिटर्स को बेनिफिट होगा। तो इस जो ये लोन एग्रीमेंट हुआ है इसके अंदर वो लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे इस एरिया में, इंक्लूसिव टूरिज्म सर्विसेज लाई जाएंगी और यूनिवर्सल एक्सेस डिज़ाइन बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एक रीजनल मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है ये 19 दिसंबर 1966 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉपरेशन के लिए बनाया गया था इन एशिया पैसिफिक रीजन, और इसकी करेंटली 69 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इजराइल लेटेस्ट इसमें ऐड हुआ था। 49 एशिया पैसिफिक से हैं और 20 आपके एशिया पैसिफिक के बाहर के रीजन से हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एशिया पैसिफिक के ही लोग मेंबर्स लेते हैं। इसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बनाया गया था, जब एशिया देखिए बिल्कुल, क्योंकि इतनी लड़ाई लड़ने के बाद ना पुअर हो गए थे एशियन कंट्रीज़। इसे वर्ल्ड बैंक के मॉडल पर ही बनाया गया है। इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, और पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड प्रोडक्शन पर ध्यान देते थे, लेकिन अब इन्होंने हेल्थ, एजुकेशन, टेक्निकली हर सेक्टर को एनकम्पास कर लिया है। मेंबरशिप जो है इसकी UNESCAP मेंबर्स, और कोई भी अगर UN की किसी और एजेंसी के मेंबर्स हैं या UN मेंबर्स हैं वो इसके मेंबर्स बन सकते हैं। लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स इसके जापान एंड US से हैं, जिनके पास 15.6% वोट शेयर है ईच, देन चाइना, फिर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। वोटिंग पावर जो है वो बेसिक वोट्स प्लस शेयर होल्डिंग वोट्स इन दोनों के बेस पर होती है, और ट्रेडिशनली इनके जो प्रेसिडेंट है वो जापान से ही चुने जाते हैं। इवन कि अभी भी मसातो कांदा जी ही हैं इसके प्रेसिडेंट। गवर्नेंस, इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रहते हैं। सो हर मेंबर कंट्री एक गवर्नर अपॉइंट करती है।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि 12 मेंबर्स होते हैं, 8 रीजनल उसमें से मेंबर्स में से लिए जाते हैं और 4 नॉन रीजनल में से। प्रेसिडेंट इसके चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं जो 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। फाइनेंस इन्हें कहाँ से आता है? एडीबी ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेज हैं, जो फंड्स इन्होंने कैपिटल सब्सक्रिप्शंस के रूप में आपके कैपिटल इशू करते हैं ना, उसमें उन्होंने रिसोर्सेज रेज किए हैं। बॉन्ड्स और रिटेन अर्निंग्स इन सब से इन्हें आते हैं। ये एक बैंक की तरह ही काम करता है, तो उसी की तरह आप समझिए। देन एशियन डेवलपमेंट फंड है, जिसके अंतर्गत ये कंसेशनल लोन्स एंड ग्रांट्स देते हैं तो लो इनकम मेंबर्स, और उसी के अंदर हमें भी मिलती हैं। देन प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस भी हैं, जिनके अंदर ये प्राइवेट सेक्टर को लोन्स, गारंटीज और टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं। इनके की फोकस एरियाज़ क्या हैं 21 से 2030 के लिए? पॉवर्टी को हटाना, क्लाइमेट चेंज को टैकल करना, जेंडर इक्वालिटी लाना, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाना और अर्बन डेवलपमेंट और हेल्थ सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना। इंडिया देख लेते हैं, तो हम 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं एडीबी के, और इसके बिगेस्ट बोरोवर हैं। 1986 से हम एक्टिव हैं बहुत, एंड ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हर सेगमेंट में एडीपी से हमने ऑब्वियसली लोन लेके इन्वेस्टमेंट की है। इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस क्या है? इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर जो पीएम गति शक्ति, स्मार्ट सिटीज़, हर किसी को पुश मिल रहा है एडीपी के थ्रू। रीजनल कॉपरेशन में भी एडीपी के थ्रू हेल्प हो रहा है, लाइक आपके साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। कंसेशनल लोन्स मिल जाते हैं फॉर सोशल सेक्टर एंड क्लाइमेट अडेप्टेशन, एंड इंडिया की जो ग्लोबल सेंडिंग है वो भी स्ट्रेंथन होती है कहीं ना कहीं एज अ फाउंडिंग एंड मेजर मेंबर ऑफ एडीबी। क्रिटिसिज्म क्या है? यूएसए और जापान क्योंकि लार्जेस्ट वोटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो ऑब्वियसली वो डिसीजन मेकिंग को डोमिनेट करते हैं। अप्रूवल प्रोसेस प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत स्लो है। कंपटीशन बढ़ रहा है फ्रॉम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चलिए नेक्स्ट है ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे एंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी, एंड मॉस्पी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने रिलीज़ किया है कि वो ये कंडक्ट करेंगे फ्रॉम जुलाई 2026 टू जून 2027 के पीरियड के लिए। एंड इस सर्वे में बेसिकली वो 2 चीज़ें मेजर करेंगे, AIDIS यानी कि ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें वो हाउस होल्ड जो भी लोग हैं जैसे कि आप और मैं, हमारे एसेट, लाइबिलिटीज़, डेट, कैपिटल एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और इंडिकेटर्स आपको दिए हुए हैं। देन सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स किया जाएगा, जिसमें वो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम पर करेंगे, क्रॉप इनकम, एलाइड, तो उनके बारे में सब कुछ वो करेंगे और उसके इंडिकेटर्स भी आपको दिए हुए हैं। देन नेक्स्ट है इंडिया पार्टिसिपेट्स इन 4th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट इन रोम। तो ये रोम में हुई है, एंड जो 4th एडिशन है ये 11 to 12 सितंबर कंडक्ट हुआ है। 115 कंट्रीज़ ने इसमें पार्ट लिया था। इसे इटली और जापान ने मिलके को-चेयर किया है। और देखिए जो इंडिया है वो बिड कर रहा है फॉर 5th CGGS कि हम चाहते हैं कि अगली जो समिट है उसे हम उसकी प्रेसिडेंसी लें। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। तो ये आ गए हैं फॉर अगस्त 2025। तो देखिए एटलीस्ट आप लास्ट 6 मंथ्स के नंबर्स अगर याद करके जा सके, क्योंकि आपको क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो इस बार का हम देख लेते हैं। कंबाइंड CPI इन्फ्लेशन जो रही है अगस्त की वो आपकी 2.07% रही है, और ये जुलाई से बढ़ गई है 46 बेसिस पॉइंट्स। रूरल CPI जो है वो 1.69% रही है, ये भी बढ़ गई है। अर्बन CPI 2.47% रही है, ये भी जुलाई से बढ़ गई है। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है इन्फ्लेशन, ये आपकी -0.69% रही है। देखो जो जुलाई के नंबर्स थे ना वो बहुत नीचे गए हैं, इवन कि नेगेटिव भी थे, हमने डिस्कस भी किया था। एंड लेकिन अब चाहे हमारा जो कंबाइंड CFPI है वो नेगेटिव है, लेकिन अगर हमने जुलाई 2025 के फिगर्स देखोगे तो -1.76 था। उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो नेगेटिव फूड इन्फ्लेशन है वो थोड़ी कम नेगेटिव हुई है, लेकिन अभी भी हम देखेंगे कि 3rd कंसेक्टिव मंथ के लिए वो नेगेटिव आई है, यानी कि आपके फूड के जो प्राइसेस हैं वो नीचे जा रहे हैं। रूरल में CFPI -0.70% है और अर्बन के लिए -5.58% है। सेक्टर्स में देख लेते हैं, तो जो फूड इन्फ्लेशन बेसिकली जो हमने ऊपर देख रहे हैं कि आपकी CPI इन्फ्लेशन और ये सब बड़ी है,
हेडलाइन एंड फूड इन्फ्लेशन, इसमें बेसिकली वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश, ऑयल एंड फैट्स, एग्स और पर्सनल केयर के प्राइसेस बढ़ने की वजह से ये बढ़ी है। सेक्टर वाइज हाउसिंग इन्फ्लेशन जो है वो आपका 3.09% रहा है, एजुकेशन का 3.60% रहा है, हेल्थ का 4.40% रहा है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का 1.94% रहा है। तो रीसेंट जो ट्रेंड्स हैं उनका हम इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन है, हम देख रहे हैं कि जुलाई के मुकाबले आपने ऊपर देखा कि वो अगस्त में बढ़ गई है, बेसिकली ड्यू टू ईजिंग ऑफ बेस इफेक्ट्स एंड स्लाइड अपटिक इन प्राइजेज ऑफ सर्टन आइटम्स। तो कुछ आइटम्स के आपके प्राइजेस बढ़े हैं जो हमने ऊपर भी देखे हैं, जिस वजह से ये बढ़ा है। फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव रही है, तो इसका मतलब जो आपके फूड प्राइजेस हैं वो एवरेजली आपके गिर ही रहे हैं अगर मैं पिछले साल से बात करूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर फूड आइटम आपकी सस्ती हुई है, क्योंकि जो आप हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन देख रहे हैं, देखो CFPH नेगेटिव है, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन या CPI इन्फ्लेशन की मैं बात करूँ वो तो बढ़ा है ना। क्यों बढ़ा है? क्योंकि कुछ फूड आइटम्स हैं जैसे कि वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश, जिसके बारे में हमने ऊपर भी बात की, उनके जो प्राइसेस हैं वो गिरे नहीं हैं, वो बढ़े हैं। अर्बन इन्फ्लेशन जो है वो आपका रूरल इन्फ्लेशन से हायर रहा है, फूड में भी और हेडलाइन में भी। सो अर्बन इन्फ्लेशन 2.47% है, जो कि दिखाता है कि ऑब्वियसली फूड आइटम्स की बजाय नॉन फूड सर्विसेज हैं उनके जो हैं वेट्स हायर हैं आपके अर्बन इन्फ्लेशन में। एंड CPI कंबाइंड में ऑब्वियसली इंक्रीज देखा गया, लेकिन वो बहुत मॉडेस्ट है, और अभी भी जो हमारा है हमने देखा है कि 2% के हम लोग अपने रेंज पर ही बैठे हैं, कि हमें 2 to 6% की रेंज में रहता है जो RBI की टारगेट रेंज है। सो RBI गेट बी के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट गाइड अवेलेबल है PDF फॉर्म में और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइडेड है। बिल्कुल आपको सिलेबस, टाइम टेबल, सोर्सेज, टिप्स सब मिल जाएंगे। आज से भी कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है, आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं अगर आप अब बिल्कुल फुल टाइम दें इस एग्ज़ाम को। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, इसका लिंक। नेक्स्ट RBI के फ्री मॉक्स अवेलेबल हैं। सो वाई बाय दीज मॉक्स व्हेन यू कैन हैव देम फॉर फ्री। एंड ये एक इनिशिएटिव है बाय बिगनर टू बैंकर कोर्स टीम, और ये मॉक्स आपके लिए फुल मॉक भी रहेंगे, सेक्शनल मॉक्स भी रहेंगे, और इन फ्री मॉक्स को भी आप हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपके कमेंट्स में भी लिंक्ड है, और चाहे तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके इन्हें अवेल कर सकते हैं।